ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज की इस इंटरव्यू की चर्चा में हम लोग डिस्कशन करेंगे पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, क्या इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, कहाँ इंपॉर्टेंस है इसका, और पूरे सर्किट को ये किस तरीके से अफेक्ट करता है। पावर फैक्टर की हाई वैल्यू प्रेफरेबल है, लो वैल्यू प्रेफरेबल है। मुझे पता है कि पावर फैक्टर का डेफिनेशन आपको मालूम है। इट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इसकी जानकारी है आपको। लेकिन अगर इंटरव्यूअर आपसे पावर फैक्टर के बारे में इंटरव्यू में पूछ रहा है, एक असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम के इंटरव्यू में आप बैठे हैं, तो वो इंटरव्यूअर आपसे कुछ नया उम्मीद कर रहा है और सब स्टैंडर्ड आंसर्स की उम्मीद नहीं कर रहा है आपसे। तो कैसे आप पावर फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, इसके सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका। तो अगर हम लोग डिफाइन करें पावर फैक्टर को, तो इट इज द degree of comparison between RL RC kind of load with purely resistive load। ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है RL RC लोड का विथ प्योरली रेजिस्टिव लोड के साथ। कैसे कंपैरिजन है इसके बारे में हम लोग बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। इस सर्किट में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, वोल्टेज करंट है और पावर का फॉर्मूला आपको मालूम है, जनरल फॉर्मूला वोल्टेज इनटू करंट ही होता है। अब यहाँ पे एक सर्किट ली गई है राइट साइड में, जो कि R और L सर्किट है। L का मतलब है कि L के इंट्रोड्यूस होने के कारण रिएक्टिव एलिमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस है इस सर्किट में। रिएक्टिव एलिमेंट बोले तो रेजिस्टेंस को छोड़ के इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होते हैं। इनमें कैपेबिलिटी होती है कुछ टाइम के लिए ये एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं, फिर गिवन बैक टू ये सप्लाई दे देते हैं। एवरेज एक्टिव पावर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। जबकि रेजिस्टेंस में आप अगर पावर इनपुट दे रहे हैं तो पावर एब्जॉर्ब करेगा, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट और सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज कर देगा। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ हीट इन सारी चीजों में डेसिपेट नहीं करेंगे। वो पावर को सोर्स से एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ समय के बाद एज पर द नीड और एज पर द डिजाइन ऑफ योर सर्किट ये गिवन बैक टू सप्लाई दे देंगे। चलिए इन सारी चीजों को वोल्टेज करंट के वेव फॉर्म और पावर के वेव फॉर्म से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर वोल्टेज को ब्लू वेव फॉर्म से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो वो कुछ इस तरीके से है। और वोल्टेज का वेव फॉर्म इस सर्किट में भी सेम है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। इस तरीके से ये अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है। अब अगर रेस्पॉन्स की बात करें, जो कि करंट है, करंट का वेव फॉर्म भी रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे। यहाँ से स्टार्ट हुआ, सेम वोल्टेज और करंट का फेज सेम होगा रेजिस्टिव सर्किट में। लेकिन इंडक्टिव सर्किट में R और L एलिमेंट होने के कारण ये कुछ एंगल से लैग करेगा करंट आपका वोल्टेज से, इंडक्टेंस के प्रेजेंट होने के कारण। तो वोल्टेज का स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, करंट यहाँ से स्टार्ट होगा। और अगर हम लोग इसका बैक पीछे वाला पोर्शन ड्रॉ करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। और वोल्टेज और करंट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो फाई एंगल का होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल। तो ये वेव फॉर्म मैं आशा करता हूं कि वोल्टेज और करंट का वेव फॉर्म दोनों सर्किट में आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो ग्रीन पेन से मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो पावर का वेव फॉर्म है। पावर आपको पता है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन होता है। वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव है, पावर भी पॉजिटिव होगा। वोल्टेज नेगेटिव है, करंट नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होता है। अब इस केस में इस पोर्शन में हम लोग एनालाइज करें तो वोल्टेज यहाँ पे ब्लू कलर से शो है, पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है। वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव ही होता है, इसीलिए यहाँ पे पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी। और यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, सो पावर भी पॉजिटिव होगा। वोल्टेज नेगेटिव है, पावर वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो पावर नेगेटिव होगा। करंट नेगेटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, पावर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं रेजिस्टिव सर्किट में, तो नेगेटिव पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, जबकि रिएक्टिव एलिमेंट के इंट्रोड्यूस होने के कारण सर्किट में यहाँ नेगेटिव पावर का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। नेगेटिव पावर का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये है कि एक्टिव पावर जो है वो सोर्स से लोड में कुछ समय के लिए जा रहा है, फिर लोड वो इंडक्टेंस अवेलेबल होने के कारण लोड में इंडक्टेंस एब्जॉर्ब करके रख रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर हमेशा एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है और कैपेसिटर हमेशा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है एनर्जी। तो वो कुछ समय के लिए स्टोर करके रख रहा है, फिर गिवन बैक टू वो सप्लाई दे दे रहा है।
तो जो पावर सोर्स से लोड में जा रहा है उसको हम लोग एक्टिव पावर बोल रहे हैं, और जो लोड से सोर्स में आ रहा है उसको हम लोग नेगेटिव पावर बोल रहे हैं। तो रिएक्टिव एलिमेंट के प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे नेगेटिव पावर का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो कुछ समय के लिए लोड से सोर्स में पावर आ रहा है, कुछ समय के लिए सोर्स से लोड में पावर जा रहा है। अब अगर हम लोग इसके एवरेज पावर की बात करें, वीएम आईएम वोल्टेज और करंट के पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को। अब इसके पावर, एवरेज पावर की अगर हम लोग बात करें रेजिस्टिव सर्किट के केस में, तो एवरेज पावर जो होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होता है। आई आर एम एस वैल्यू वोल्टेज की कैसे निकाली जा सकती है, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाई रूट टू। तो दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वी एम आई एम बाई टू आ जाएगा। और रेजिस्टिव के सर्किट में पावर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है एवरेज पावर का, वो कुछ यहाँ पे होगा। इसका एवरेज पावर, जितने भी ये इंस्टेंटेनियस पावर शो किया हुआ है, अगर इन इंस्टेंटेनियस पावर का ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे हम लोग एवरेज अगर निकालना चाहें तो वो इस तरीके से डीसी कांस्टेंट वैल्यू शो कर रही है इसकी एवरेज की। एवरेज पावर यहाँ पे होगा। और अगर हम लोग रिएक्टिव एलिमेंट वाले सर्किट में, आरएल सर्किट में एवरेज पावर निकालना चाहें तो इसका एवरेज पावर, क्योंकि कुछ पोर्शन पावर का नेगेटिव पावर में भी चला गया, इसीलिए जो एवरेज होगा वो रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में रिड्यूस हो जाएगा रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होने के कारण। तो यहाँ पे ये रिड्यूस हो गया, जो कि एवरेज पावर इसका वीएम आई एम बाई टू हो गया। और ये जो डिफरेंस है दोनों मैग्नीट्यूड का, यही होता है अपना कॉस फाई। यही है कंपैरिजन रेजिस्टिव पावर, रेजिस्टिव केस में रेजिस्टिव सर्किट का किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, आरएल और आरसी सर्किट से कंपेयर कर रहे हैं। तो रेजिस्टिव सर्किट में पावर का एवरेज पावर जो है वो अपने इस मैग्नीट्यूड पे है, जबकि रिएक्टिव एलिमेंट वाले जो सर्किट है उसमें पावर यहाँ पे है। तो यही जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, पावर का कंपैरिजन है, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। और ये जो मैग्नीट्यूड डिफरेंस है इसको हम लोग कॉस फाई बोलते हैं। ये जो मैग्नीट्यूड डिफरेंस है इसको कॉस फाई बोलते हैं। और पावर फैक्टर इज इक्वल टू पी आर एल, मतलब आर एल सर्किट में जो पावर है और जो रेजिस्टेंस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो पावर है, इन दोनों के रेशियो से हम लोग कॉस फाई डिफाइन कर सकते हैं। और कॉस फाई का फॉर्मूला अपने को मिल सकता है। तो इसका भी पावर का, एवरेज पावर का वोल्टेज इंटू करंट ही मल्टीप्लीकेशन वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई होता है। तो वी आर एम एस आई आर एम एस करेंगे तो वी एम आई एम बाई टू आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट टू, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाई रूट टू होता है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी मैग्नीट्यूड। अब कॉस फाई का अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करें इसमें, तब जो है रिएक्टिव पावर का, मतलब रिएक्टिव एलिमेंट वाले सर्किट में एक्टिव पावर का फॉर्मूला आ जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। यही है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और इस तरीके से हम लोग बेटर आंसर दे सकते हैं पावर फैक्टर के बारे में। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी लो वैल्यू प्रेफरेबल है, हाई वैल्यू प्रेफरेबल है, और क्या रेंज होता है पावर फैक्टर का, कहां से कहां तक पावर फैक्टर वेरी कर सकती है। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डील करते हैं। जैसा कि ये प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस इंटरव्यू की चर्चा में भी हमने डिस्कशन किया हुआ है कि व्हाट हैपेंस इफ आई कनेक्ट अ कैपेसिटर टू अ जनरेटर लोड। अल्टरनेटर के साथ लोड में अगर हम लोग कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो पूरे सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन इस डिस्कशन में मैंने ये ग्राफ को डील नहीं किया हुआ था। और इस ग्राफ को अगर हम लोग डील करें तो जूम करते हैं इस चीज को, इस ग्राफ के अगर डील करें तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का ग्राफ है। वोल्टेज रेगुलेशन का ग्राफ है, और वाई एक्सिस में वोल्टेज रेगुलेशन है, जबकि एक्स एक्सिस में हम लोग पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट किए हुए हैं। पावर फैक्टर इस ग्राफ के राइट साइड में लैगिंग पावर फैक्टर है, जबकि लेफ्ट साइड में लीडिंग पावर फैक्टर है। और अगर आपका इंडक्शन मोटर आप जनरेटर के साथ कनेक्ट किए हुए हैं एज अ लोड, तो अगर वो 0.6 पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है तो वो लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑब्वियसली इंडक्शन मोटर ऑपरेट करता है, और मोस्ट ऑफ द लोड हमारे इंडक्शन मोटर लोड ही होते हैं। तो ओवरऑल जो पावर फैक्टर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम लैगिंग नेचर का ही होता है जनरली। तो जनरली हम लोग लैगिंग पावर फैक्टर में ही लेते हैं, और इस तरफ लीडिंग पावर फैक्टर होता है। और वोल्टेज रेगुलेशन कुछ इस तरीके से अपना ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए यूनिटी पावर फैक्टर, 0 से 1 तक पावर फैक्टर का रेंज होता है। 0, 0.2, 0.4, 0.6 इस तरीके से इंक्रीज करता हुआ 0 से 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है पावर फैक्टर की। 1 से ज्यादा ये इंक्रीज नहीं कर सकता कि पावर फैक्टर कभी आपने 2 नहीं सुना होगा, 1.5 नहीं सुना होगा, या फिर 3 नहीं सुना होगा।
0 से 1 तक की ही वैल्यू आपने सुन रखी होगी पावर फैक्टर की। तो अगर ये 0.2, 0.1 या फिर 0.3 में ऑपरेट कर रहा है तो ये हम लोग वर्स्ट पावर फैक्टर बोलेंगे, सिस्टम का वर्स्ट पावर फैक्टर है ये। और इससे सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो बहुत कम होगी अगर ये इस रेंज में ऑपरेट कर रहा है आपका सिस्टम। 0.2, 0.1 इस रेंज में ऑपरेट कर रहा है, और ये जैसे जैसे 0.4, 6, 8, 0.9 और 1 के करीब आता जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम का जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो रहा है। और पावर फैक्टर इम्प्रूव होने का मतलब क्या हुआ कि वो 0 से 1 तक आ रहा है, 1 में उसकी मैक्सिमम वैल्यू है और 0 से वैल्यू इंक्रीज करके 1 में जब पहुंचेगा तो वो बेटर कंडीशन होगा आपके सिस्टम का, और वहां पे आपके सिस्टम की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। मतलब ये है कि लॉसेस जो होंगे वो सिस्टम में वो रिड्यूस्ड होंगे। मतलब अगर यूनिटी पावर फैक्टर पे आप अपने सिस्टम को ऑपरेट करा रहे हैं तो वो बेटर कंडीशन होगा आपके पावर फैक्टर के ऑपरेटिंग रेंज का। और इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू अल्टरनेटर सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ट्रांसमिशन लाइन के रिएक्टेंस के साथ कनेक्टेड है, रिसीविंग एंड वोल्टेज है, यहाँ पे इंडक्शन मोटर ऑपरेट कर रहा है। अभी हमने कैपेसिटर बैंक नहीं कनेक्ट किया हुआ है। इंडक्शन मोटर जो कि 0.6 ऑपरेटिंग पावर फैक्टर लैगिंग पे वर्क कर रहा है। अब ये 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग पे ऑपरेट कर रहा है तो इसका कुछ एक्टिव पावर के साथ साथ जो कि एक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा और मैकेनिकल आउटपुट देगा। किसी भी मोटर में आप इलेक्ट्रिकल साइड से एक्टिव पावर इनपुट देते हैं तभी वो मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड कर पाता है। लेकिन इस इंडक्शन मोटर अगर ये 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग कंडीशन पे वर्क कर रहा है तो इसका एक्टिव पावर के साथ साथ सिस्टम से रिएक्टिव पावर का भी रिक्वायरमेंट रहता है, और ये रिएक्टिव पावर सिस्टम से अब्सॉर्ब करने चाहता है। तो ये जो रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है इस कैपेसिटर बैंक जब हम लोग कनेक्ट नहीं किए हुए हैं तो ये केवल और केवल अल्टरनेटर ही फुलफिल कर सकता है। तो एक्टिव पावर हमेशा अल्टरनेटर ही फुलफिल करेगा, लेकिन रिएक्टिव पावर एक ऐसा पावर है जिसको मस्ट नहीं है कि वो अल्टरनेटर ही फुलफिल करे, वो कोई भी रिएक्टिव एलिमेंट फुलफिल कर सकता है। जैसे कि कैपेसिटर, वो जरूरी नहीं है कि एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर केवल और केवल अल्टरनेटर से ही जाए। कोई भी आप कैपेसिटर बैंक कनेक्ट कर दीजिए वो फुलफिल कर देगा रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट, लेकिन एक्टिव पावर आप कैपेसिटर या फिर इंडक्टर से फुलफिल नहीं कर सकते उसके डिमांड को। एक्टिव पावर के लिए हमेशा और हमेशा अल्टरनेटर ही रिस्पॉन्सिबल है। अल्टरनेटर का ही काम है कि वो एक्टिव पावर की सप्लाई मेंटेन कर सके। एक्टिव पावर इस ट्रांसमिशन लाइन से होता हुआ इंडक्शन मोटर के पास जा रहा है। एक्टिव पावर के साथ साथ रिएक्टिव पावर का भी इसका रिक्वायरमेंट है, जो कि अगर ये कैपेसिटर बैंक नहीं कनेक्टेड है तो अल्टरनेटर ही फुलफिल करेगा, और अल्टरनेटर अगर फुलफिल करेगा तो वो इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू होता हुआ आएगा, जिसके कारण यहाँ पे रिएक्टिव पावर फ्लो होने के कारण यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे, I2R कॉपर लॉसेस वगैरह इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर कैपेसिटर बैंक कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर हमेशा रिएक्टिव पावर जो होता है तो वो डिलीवर करने का काम करता है। तो ये कैपेसिटर रिएक्टिव पावर जो भी इस इंडक्शन मोटर का रिक्वायरमेंट था रिएक्टिव पावर का, वो अगर ये कैपेसिटर फुलफिल कर दे रहा है तो इसको जनरेटर साइड से किसी भी रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी, और ये सप्लाई हम लोगों को नहीं मेंटेन करना पड़ेगा रिएक्टिव पावर का जनरेटर साइड से। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू होता हुआ रिएक्टिव पावर आ रहा था वो अब नहीं आएगा, क्योंकि ये लोड साइड से ही कंपनसेट कर दिया गया आपका रिएक्टिव पावर। तो इससे क्या होगा कि केवल और केवल पावर सिस्टम के ट्रांसमिशन में केवल और केवल एक्टिव पावर ही फ्लो करेगा, जिससे लॉसेस आपके ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस रेड्यूस किए जा सकते हैं। तो ओवरऑल कैपेसिटर बैंक कनेक्ट करने के बाद जो पावर फैक्टर है इस सिस्टम का वो मेंटेन हो जाएगा। जैसे ये 0.6 पावर फैक्टर पे इनिशियली ऑपरेट कर रहा था, 0.6 आपका यहाँ पे है। कैपेसिटर बैंक कनेक्ट करने के कारण ये 0.8, 0.9 या फिर यूनिटी पावर फैक्टर के आसपास आ जाएगा। और यूनिटी पावर फैक्टर में आ जाने के बाद आपकी जो सर्किट बिहेव करेगी प्योरली रजिस्टिव सर्किट बिहेव करेगी। और आपने पहले प्रीवियस स्लाइड में देख लिया है कि प्योरली रजिस्टिव सर्किट में जो एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम होता है वो हाई होता है, मतलब कि लॉसेस कम से कम मिनिमाइज किए जा सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस, और एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इंप्रूव किया जा सकता है।
बूस्ट किया जा सकता है आपकी एफिशिएंसी को। और पावर फैक्टर करेक्शन इसी तरीके से हम लोग करते हैं कि सब स्टेशन में कैपेसिटर बैंक वगैरह हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, जिससे ओवरऑल जो पावर फैक्टर है, ऑपरेटिंग पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम मेंटेन हो जाता है, यूनिटी पावर फैक्टर के नियर आ जाता है। तो रिएक्टिव पावर का जो रिक्वायरमेंट सोर्स साइड से था, अल्टरनेटर के साइड से था, वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। और एक बात है कि कैपेसिटर बैंक आप कनेक्ट किए, 0.8 0.9 इस तरीके से इंक्रीज हुआ, यूनिटी तक पहुंचा। फिर आपने फर्दर कैपेसिटर बैंक लगाना चालू ही रखा, कीप ऑन आप लगाए जा रहे हैं कैपेसिटर बैंक, तो ये लीडिंग पावर फैक्टर में चला जाएगा। लीडिंग पावर फैक्टर में जाने के बाद कुछ वोल्टेज रेगुलेशन का ये कर्व है, वोल्टेज रेगुलेशन यूनिटी पावर फैक्टर पे पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन आप देख रहे हैं, लैगिंग पावर फैक्टर पे पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन देख रहे हैं। लेकिन अगर लीडिंग पावर फैक्टर की अगर बात करें, लैगिंग पे आप पॉजिटिव रेगुलेशन पाएंगे, क्योंकि लैगिंग के लीडिंग पावर फैक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो लीडिंग पावर फैक्टर के केस में नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है ग्राफ में। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है? पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन का ये मतलब है कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड हाई है कंपेयर टू रिसीविंग एंड वोल्टेज। और पावर सिस्टम का एम होता है कि रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोफाइल हम लोग मेंटेन कर पाए। अगर वोल्टेज प्रोफाइल इंक्रीज हो जाएगा तो जो लोड कनेक्टेड है वो हार्मफुल होंगे, इंसुलेशन फेलियर हो सकता है आपके लोड्स का। और अगर लो हो जाएगा वोल्टेज, तो इंडक्शन मोटर का आपको पता ही है कि टॉर्क का जो रिलेशन होता है वो वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वोल्टेज आपका रेड्यूस हो जा रहा है तो टॉर्क आपके मशीन का रेड्यूस हो जाएगा। तो वोल्टेज कांस्टेंट रहे, पावर सिस्टम का ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, मतलब एम है, ऑब्जेक्टिव में आता है ये पावर सिस्टम के। तो इसलिए हम लोग ये जो रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब यह होगा कि सेंडिंग एंड साइड वोल्टेज हाई है कंपेयर टू रिसीविंग एंड वोल्टेज। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन का ये मतलब हुआ कि रिसीविंग एंड वोल्टेज साइड का जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का वो हाई है कंपेयर टू सेंडिंग एंड वोल्टेज। इन सारी चीजों के एनालिसिस वोल्टेज रेगुलेशन का हम लोग नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अभी के लिए इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है कि आप पावर फैक्टर के सिग्निफिकेंस को समझ चुके होंगे, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी कौन सी वैल्यू प्रेफरेबल होती है। यूनिटी पावर फैक्टर में सिस्टम आपका बेटर एफिशिएंसी रखता है। इन सारी चीजों की जानकारी आपको हो गई होगी ऐसी आशा करता हूँ। और डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट पता चल गया होगा। कंपेरिजन, इट इज द डिग्री ऑफ कंपेरिजन बिटवीन द रिएक्टिव सर्किट विद द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू वेरी मच।